हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चैनल पे लगातार वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपको कुछ दिनों से वीडियो चैनल पे नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आज से आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहेगी और आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करिएगा। तो हम लोग जो पिछली वीडियो थी वो उसमें विशेषण तक पढ़े थे। अब आज विशेषण तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया के बारे में आज की कक्षा जो है वो क्रिया से संबंधित है, यानी आज की कक्षा में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यह 3 अध्याय आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और आज की कक्षा जो है वह क्रिया के विषय में है। अब उसका जो अगला चरण है वह क्रिया। क्रिया को हम आज समझेंगे। क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना आदि। जैसे खाना जो हुआ, पीना हुआ, सोना हुआ और जाना, ये सारी क्रियाएं हैं जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। यानी जब भी मनुष्य के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है तो राम के द्वारा खाना खाने की क्रिया हो रही है, तो इसमें क्या होगा, खाना जो होगा वह क्रिया हो जाएगा। तो परिभाषा एक बार और देख लेते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना अथवा करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जाना आदि। परिभाषा इसकी यही है। निश्चित रूप से परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी और कुछ बच्चों को तो याद भी हो जाएगी क्योंकि आसान है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है। अब आगे क्या दिया है, आगे हम देखेंगे। आगे दिया है धातु। धातु के बारे में हम जानेंगे क्योंकि क्रिया को जानने के लिए उसका धातु भी जानना आवश्यक है। क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा है कि धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। यानी क्रिया का जो भी रूप रहता है उसमें धातु उपस्थित रहती है। धातु क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप मूलांश को ही धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। उदाहरण देखेंगे, जैसे चलना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलना में चल धातु है। यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना में पढ़ धातु है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। आप इसको ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा और जैसा कि मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते समय कुछ मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं तो आप उसको विशेष ध्यान में नहीं रखेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे चलना, यहाँ पे जो है चलना में चल धातु है और पढ़ना में पढ़ धातु। तो यही जो इसका मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम धातु कहते हैं। चलना क्या है, चलना एक क्रिया है जिसका इसमें जो इसका मूल रूप है वो क्या है, चल है। और पढ़ना भी एक क्रिया है और इसका जो मूल रूप है वह पढ़ है। तो ये धातु होता है। अब हम देखेंगे धातु की पहचान। तो देख लेते हैं धातु की पहचान।
कैसे हम धातु की पहचान करते हैं, तो धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना, इसको ध्यान देंगे, ना लगाकर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि शब्दांश धातु है। या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा दें या निकाल देने से जो शेष बचे वह धातु क्रिया है। शब्द रूप में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा होता है। अभी आपने देखा कि चलना से जो चलना है वह क्रिया है और इसका जो मूल रूप है वो क्या है, चल है। तो इसमें कह रहा है कि धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें। जैसे पढ़ धातु है और उसमें ना लगाकर देखेंगे तो क्रिया बन जाएगी। इसमें लिखा है कि धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि शब्दांश धातु है। तो जब हम चल धातु में ना लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा और यह क्या है, यह क्रिया हो जाएगी। या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा दें तो जो यदि हम चलना में से ना हटा देंगे तो चल धातु हो जाएगा और वह क्या होगा, वह धातु का मूल रूप हो जाएगा। यानी आपको ध्यान क्या देना है कि यदि हमें क्रिया बनाना है तो जो मूल धातु होता है उसमें ना लगा दें, यदि मूल धातु बनाना है तो उसमें से ना हटा दें। ऐसे हम धातु की पहचान कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आए तो आप निश्चिंत होकर के हमारे वीडियो के कमेंट में जा कर के आप कमेंट करिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से अवश्य देखेंगे और यदि कहीं कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। आगे क्या दिया है, धातु के भेद। यहाँ पे देखिए दिया है कि धातु के दो भेद होते हैं। पहला होता है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है इसको हम समझेंगे। यह स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं होती। मूल धातु क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है और अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं होता है। जैसे जा, खा, पी आदि। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि धातु की पहचान, तो इसमें यदि हम ये जा है मूल धातु, यदि इसमें ना लगा देंगे तो ये क्रिया का निर्माण हो जाएगा, यानी हो जाएगा जाना। खा धातु है, इसमें ना लगा देंगे तो हो जाएगा खाना। पी धातु है, इसमें ना लगा देंगे तो हो जाएगा पीना। इसी प्रकार से ना लगा करके आपको इसकी पहचान कर लेनी है। अगला है यौगिक धातु। यौगिक धातु है, इसको हम समझेंगे। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक धातु में क्या होता है, मूल धातु का तो आप लोगों ने देखा, जैसे खा, पी, रह, चल, ये सब हो जाएगा। यौगिक धातु में क्या होता है कि यौगिक धातु जो होता है वह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे आ जाना, सिखाना, पढ़ाना, तैराना आदि। इसमें सभी में देखेंगे तो ना लगा है और इसके आगे प्रत्यय भी लगा है, आ जाना, सिखाना, पढ़ाना, तैराना। तो यह यौगिक धातु होती है। आशा है कि क्रिया से संबंधित क्रिया धातु क्रिया क्या होती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाए तो वह क्रिया कहलाती है। और धातु क्या होता है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। तो यदि आपको यहाँ इतना तक कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है
क्रिया का भेद, क्रिया के भेद को हम समझेंगे। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो इसका जो पहला भेद है सकर्मक क्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का एक ट्रिक है, यानी स का मतलब होता है साथ, स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी जो कर्म के साथ हो वो क्या है? सकर्मक है। उदाहरण में हम देखेंगे, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जैसे राम फल खाता है। राम क्या है? कर्ता, खाना क्या है? क्रिया, और फल क्या है? कर्म। तो जो राम है, राम के द्वारा खाने का कार्य हो रहा है। तो इसमें अभी आपको बताया सकर्मक क्या होता है, कि जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक कहा जाता है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखेंगे वाक्य में खाता है क्रिया का व्यापार राम करता है, यानी जो खाने का काम है वह राम कर रहा है और इस व्यापार का फल पर पड़ता है। जो राम है वह खाने का काम कर रहा है तो क्या खा रहा है? फल खा रहा है। इसलिए खाता सकर्मक क्रिया और फल कर्म है। तो सकर्मक में क्या होता है कि जो कर्म के साथ हो। यहाँ पे जब ये नीचे वाला वाक्य पढ़ेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा कि राम फल खाता है, यानी राम एक कर्ता है, फल क्या है? कर्म है, और खाता क्या है? क्रिया है। तो इसमें आप देखेंगे क्रिया भी कर्म के साथ आया है। तो वाक्य में जो खाता है वह क्रिया है और क्रिया का व्यापार राम करता है, पर इसका जो व्यापार का फल पड़ता है वह फल पे पड़ता है। इसलिए खाता है सकर्मक क्रिया और फल कर्म है। इसी प्रकार आगे एक और उदाहरण है, इसको भी हम देखेंगे कि सीता गीत गाती है। इसी प्रकार सीता भी क्या है? एक कर्ता है, गीत क्या है? कर्म है, और जो गाती है वो क्या है? क्रिया है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि सीता के द्वारा गीत गाने का कार्य हो रहा है, इसमें भी क्रिया है, कर्म है। माधुरी चित्र बनाती है, तो माधुरी करता है और चित्र कर्म है, और जो बनाती है ये क्या है? यह क्रिया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। फिर आगे क्या लिख रहा है, इसके पहचानने का तरीका, कि सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल पर इससे आसान शब्दों में, मतलब कि जो भी आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आसान से आसान शब्दों में पढ़ाई जाएगी, ताकि वो बात आपको समझ में आ जाए। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो वह टॉपिक पुनः पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका विकास हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ें। आपके लक्ष्य के बीच जो आने वाली बाधाएं हैं उसको हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो इसकी पहचान है कि सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, यह क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। बालिका जो है यह कर्ता है और निबंध जो है यह कर्म है। लिखना क्या है? यह क्रिया है। तो आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आज की कक्षा बस यहीं तक रहेगी। फिर हम अगली कक्षा में इसकी आगे के भेद को पढ़ेंगे, और क्रिया के अध्याय में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वह सारी बात को भी आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपके परीक्षाओं में यदि क्रिया से कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे
अवश्य कर लें। आशा है कि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।